वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोहित भर के स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की एक ऐसी सभ्यता के बारे में जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे देश की एक ऐसी सभ्यता रही जो एंशियंट टाइम में भी एक आधुनिक तरीके से रहते थे। यहाँ के लोग सभ्यता से रहते थे, सभ्य रहते थे, पढ़े लिखे थे और घरों को कैसे बनाना है ये सब चीजें जानते थे। ट्रिग्नोमेट्री जानते थे, खगोल विद्या जानते थे, सब कुछ जानते थे यहाँ के लोग। व्यापार भी होता था इस सभ्यता में, एक ऑर्गेनाइज तरीके से भी ये शासन चलाते थे और भी यहाँ पर व्यवस्था थी। तो आइए जानते हैं एक ऐसी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि ये सिंधु घाटी के आसपास विकसित हुई। यहाँ के जितने भी क्षेत्र मिले, अधिकतर जो मिले इस सभ्यता के क्षेत्र, वो सिंधु घाटी के आसपास ही मिले हैं। तो आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पहले हम कुछ क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप के हैं उनको सॉल्व करते हुए आगे चलते हैं। फिर मेरे पास और भी आपके लिए क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये मेरे 12th के नोट्स हैं, तो मैं इसको अच्छे से पढ़ाकर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो जाने सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। मतलब यहाँ की जो भी शहरों की गलियां थी कैसे बनाए जाते थे? इस तरह की थी, सीधी थी और चौड़ी थी। ठीक है। एंड अगला देखते हैं, हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के खंडहर रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। विशाल स्नानगर कहाँ मिला? तो विशाल स्नानगर मोहनजोदड़ो में मिला। मोहनजोदड़ो एक ऐसा दुर्ग था हड़प्पा सभ्यता में जहां पर बहुत सारे बड़े स्तरीय लोग रहते थे। वहां पर प्रशासनिक काम होते थे और व्यापारिक केंद्र भी था। मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए? तो सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो धान्यागार था। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? इस सभ्यता की लिपि, लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट और भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज। मतलब ये वर्ड मैंने बता दिया इंग्लिश में, लेकिन इनको डिस्क्राइब करूं तो लिपि का मतलब होता है किस तरीके से उसे लिखा जा रहा है। तो उस लिपि को जान नहीं पाया गया क्योंकि ये चित्रात्मक थी अक्सर और इसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। भाषा का मतलब होता है जो हम बोल रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको हिंदी में बोल रहा हूं तो इसको हम HINDI हिंदी भी लिख सकते हैं। वो स्क्रिप्ट हो गई लैटिन भी, लैटिन की, लैटिन इंग्लिश, तो हम उसमें लिख सकते हैं, इंग्लिश जिसे कह सकते हैं हम। स्क्रिप्ट और भाषा में बहुत मेजर डिफरेंस है कि स्क्रिप्ट को मतलब होता है लिखना या फिर उस चीज को कैसे लिखा जा रहा है वो, और भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु सभ्यता के साथ। और सिंधु घाटी का पतन कौन सा था? तो लोथल था। लोथल एक ऐसा स्थल था जहां से, पतन का मतलब होता है बंदरगाह, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विदेश थे वहां से समुद्र के माध्यम से व्यापार भी किया जाता था। जो उस समय तत्कालीन जो सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सब से भी हमारा ट्रेड होता था। तो लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से नाव के द्वारा या फिर समुद्री व्यापार किया जाता था। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोक रचना में किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि लोथल क्या है? लोथल एक बंदरगाह है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ग्रेट ग्रेनरी नाम से प्रसिद्ध है, ये सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत कृषि थी, वहां पर कृषि की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। वहां से पशुपति के रूप में ऐसा माना जाता है कि आदि शिव के रूप में उन्हें दिखाया गया है। तो पशुपति यानी कि पशुओं के स्वामी की पूजा करते थे। वे अक्सर प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन शिव के रूप में हमारे यहाँ दर्शाया जाता है उन्हें, पशुपति को। लेकिन उस समय पशुपति की पूजा की जाती थी। और पशुपति का जो मंदिर है वो नेपाल में है, वहां पर केवल हिंदू धर्म के लोग को ही मान्यता मिलती है।
अक्सर वहाँ पे मतलब पशुपति जी की जो मंदिर है, बाकी अन्य धर्म के लोगों का प्रवेश वहाँ पर वर्जित है। ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन नेपाल का वो अपना सिद्धांत है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में हर धर्म के लोग हर मंदिर में जा सकते हैं। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो जाल चार्ल्स मैक्सन के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब शुरू हुआ? तो 1922 में हुआ। और सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? अपरिचित का मतलब है वो नहीं जानते थे, तो लोहा को नहीं जानते थे वे। पहली बार कपास उगाने का श्रेय किसको जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया? लोथल में पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य श्रेय क्या था? गेहूं और जो कृषि का मतलब जो था क्या था? तो गेहूं और जो वहां पर फसलें उगाती है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंकाल भी मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, जिस कारण से इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास ये सभ्यता फैली हुई है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? उस समय 6 नगर थे। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? तो 2 राजधानियां थी। और हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन भी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि लोहा से वे अपरिचित थे, लोहा की जानकारी उनको नहीं थी, अन्यथा वे तलवार वगैरह बना सकते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो कुबड़ वाला बैल और या एक श्रृंग वाला पशु। इनके मोहरों पे भी जानकारी मिलती है इनके बारे में। और सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल पर जोतने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी? तो कालीबंगा से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। मांडा नगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो चिनाब नदी के किनारे स्थित था ये। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन को किस रंग से रंगते थे? तो लाल रंग से रंगते थे वे उस समय मिट्टी के बर्तन को। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा इसकी अगुवाई यानी कि उनके नेतृत्व में वहां पर खुदाई हुई है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि वर्ष 1947 में हमारे देश का विभाजन हो चुका है। तो अभी कहाँ स्थित है? ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अगला देखते हैं, हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का इन्होंने प्रयोग किया। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की, जैसा कि हम जान चुके हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, हमने ये भी जान लिया, मृतकों का टीला। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, या आपके उसमें आ सकता है एग्जाम में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां यहां से मिली है, तो इसका मतलब है कालीबंगा, इससे इसलिए जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरा वस्तु यानी कि प्राचीन वस्तु क्या है? जो पुरा वस्तु यानी कि जिन्हें प्राप्त की गई है, तो मोहरे हैं। मोहरे मतलब की होती है किसी भी चीज की सील, जिसे कह सकते हैं हम, जो एक तरीके से निशान कह सकते हैं। जब ट्रेड होता था तो वहां पर मोहरों को लगाया जाता था, ताकि वे एक पहचान दे कि वे इस सभ्यता से आई है। मोहरे किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। बांट किस पत्थर से बनते थे? बांट का मतलब होता है कि जो बांट होते हैं, जैसे तराजू में एक तरफ बांट रखा जाता है और एक तरफ सब्जी बाजी यदि तौलते हैं तो वो रखा जाता है, तो उस समय बांट बनते थे। जो बड़ी जो वस्तुएं थी, जो डेली आमतौर पर बनाई जाती थी, उनके बांट बड़े होते थे। लेकिन जो अनमोल वस्तुएं थी, जैसे बहुमूल्य वस्तुएं जिन्हें कहते हैं, तो उनके बांट छोटे होते थे। क्योंकि जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं दूं, तो सोना यदि चांदी बेचने जाएंगे तो आप थोड़ा बहुत ही बेचेंगे, यदि 1-2 ग्राम भी यदि सोना रहा तो काफी आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन वहीं आप दाल सब्जी बेचने जाएंगे तो आपको बड़ा तोलना पड़ेगा। यदि 10,000 का सामान ले रहे हो तो बहुत कुछ खरीद सकते हो, लेकिन सोना खरीदोगे तो आपको थोड़ा सा मिलेगा। तो उसी समय ऐसा था कि छोटे जो मतलब बांट भी बटे हुए थे। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो 375 से 400 चिन्ह मिले हैं। और हड़प्पा स्थल कहाँ है? पाकिस्तान में है वर्तमान में। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास रखते थे? तो मातृ शक्ति में रखते थे, क्योंकि वहां से प्रकृति की पूजा की जानकारी हमें मिलती है। ये सब
ये सब दर्शाता है कि वहां पर मातृशक्ति प्रमुख थी। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता इस समय में के किस देश में काबिज नहीं थी? ईरान में। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई कितनी है? 10.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता का बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अल्लाहदीनो। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे, क्योंकि वहां से जानकारी हमें मिलती है कि सबसे ज्यादा शहरी तरीके से वे लोग रहते थे। वे लोग कृषि सही से करते थे, वे लोग ट्रेड करते थे, वे लोग सभ्यता तरीके से रहते थे। वे लोग वहां पर दुर्ग और निचला शहर में बटा हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री जानते थे, खगोल शास्त्र जानते थे, सड़कों को बनाना जानते थे, वे नालियों को बनाते थे, एक पूरी जल निकास प्रणाली थी वहां पर, घर अच्छे से बनाए जाते थे। तो वे एक शहरी जीवन जीते थे, ना कि ग्रामीण। ग्रामीण का मतलब होता है कि ग्रामीण, ग्रामीण का मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभ्य नहीं है वे। ग्रामीण का मतलब है कि वहां पर ऑर्गेनाइज तरीके से का अभाव रहता है, यानी कि कई बार घर सही से नहीं बन पाते, या फिर एक पूरा रहन सहन, एक तरीका सबका एक जैसा नहीं होता। लेकिन वहां पर जो शहरी थे, या फिर कहें एक आधुनिक तरीके से वो लोग रहते थे। हड़प्पा कालीन मोहरें किस पत्थर से बनाई जाती थी? ये बता दिया मैंने, सेलखड़ी से। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? यानी कि मुद्राओं को बनाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता था उसे हेराकोटा कहा जाता था। हड़प्पा काल के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो ऐसा माना जाता है कि शतरंज में वे रुचि रखते थे, शतरंज खेलते थे वे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो पक्की ईंटों से बनाते थे। यहाँ के घर जो भी बनते थे ईंटों, मतलब उस समय भी ईंट का विकास हो चुका था, ईंट से घर बनाए जाते थे। अक्सर आज भी देखेंगे तो कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे जहां पर मट्टी के बड़े बड़े मट्टी के जो वो होते हैं, उनको शेप में बनाकर घर बनाते, कच्चे मकान बनते। लेकिन उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता पक्की ईंटों से बनते हैं। और पक्की ईंट कैसी बनती है? सबसे पहले मिट्टी को बनाया जाता है, एक सांचे में ढाला जाता है, और फिर जब वो मिट्टी ईंट एक शेप ले लेती है तो उसको एक भट्टे में कोयले रखकर सब कुछ पकाया जाता है ताकि वो मजबूत हो जाए, तब जाकर वो ईंट पक्की होती है। ऐसे ही ईंट पक्की नहीं हो जाती। कभी आप भट्टे में जाकर देखेंगे तो ईंट की प्रोसेस आप देख पाएंगे कि कैसे बनता है, ईंट को बनाया जाता है किस तरीके से। तो वैसे ही सिंधु घाटी की सभ्यता मजबूत ईंटों से बनते थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे छोटी, सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो मोहरे हैं, ये मैंने बता दिया। मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या कैसी, कितनी है? तो 700 कुएं वहां से मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता की खासियत ये भी है कि वे आने जाने वाले राहगीरों के लिए भी कुएं बाहर की ओर बनाते थे, ताकि वे पानी वहां पर पी सके। लेकिन आज के समय में क्या होता है, आजकल तो पानी भी मुश्किल से बहुत कम देते हैं, जगह जगह दुकान बन गई है। मतलब इतना ज्यादा भले ही डेवलप हुआ है हमारा इंडिया है, पूरा विश्व, लेकिन मैं बताऊं ना, आज भी किसी के घर में पानी पीने जाओगे ना तो लोग शक की नजरों से देखेंगे। तो इतना गिर चुका है हमारा व्यक्तित्व, या कहे हमारी जो नजरों की वो इतना गिर गया, अविश्वास फैल गया लोगों के अंदर, या शक की भावना ऐसी फैल गई है, कोई किसी को पानी तक भी पिलाने से आजकल संकोच करता है। लेकिन गांव के लोग में देखेंगे आजकल थोड़ी थोड़ी बची हुई है कि वे कोई यदि राहगीर आता है तो समझ। वैसे आजकल सही भी बात है कि कई ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं, कई ऐसी घटनाएं हो रही, तो जिसके कारण क्या होता है, डर सा बैठ जाता है लोगों में, शक की भावना होती है। लेकिन पहले के समय ऐसा क्या होता था कि कोई यदि घर में आ रहा है ना, कोई भूखा भी है, तो उसको घर में बैठा कर बकायदा उनको खाना खिलाएंगे, बढ़िया पानी पिलाएंगे यदि कोई प्यासा है तो। लेकिन आज के समय में नहीं हो पाता ऐसा। आजकल भी कई बाबा ऐसे बैरागी घूमते हैं, लेकिन क्या वे सच में वैसे होते हैं? क्या सच में साधु होते हैं या नहीं होते? तो कई ऐसे डर और शक और अपराध, इन सब के कारण क्या हो गया, इंसान ना इंसान से ही दूर हो रहा है। तो उस समय की सोच देखो कि 700 कुएं थे उस समय, और ऐसे कुएं बनाए जाते थे जिससे आम नागरिक भी पानी पी सके। दिलमुन के स्थानीय बाट किस मानक का अनुसरण करते हैं? हड़प्पा मानक के। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि इससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में चंदहुदड़ो एक शिल्प कला का केंद्र था। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मन के किन किन पदार्थों से बनाए जाते थे, किन किन आकारों में बनाए जाते थे? तो यहाँ पर मैं बताऊं, चंदहुदड़ो एक शिल्प कला का केंद्र था, जहां पर कौन कौन सा काम होता था? मन के बनाना, शंख बनाना,
धातु कर्म, मुहर निर्माण करना, चट बाट बनाना, ये सब काम कहाँ होता था? चंद हुदड़ों में होता था। इसके निर्माण में कई पदार्थों का उपयोग किया जाता था, जिसमें सेल कड़ी, क्वार्टज, स्फटिक, जैस्पर, कार्लिनियन आदि पत्थर शामिल थे। सेल कड़ी भी एक पत्थर था जिसका प्रयोग मोहरें बनाने में भी किया जाता था। और धातुएं कौन कौन सी थी? कांसा, सोना, तांबा थी। लोहा से अपरिचित थे, लोहा की जानकारी नहीं थी। अंदर पदार्थों में शंख, फायांस और पक्की मिट्टी जो होती थी, यानी कि ये जो फायांस नाम का भी एक बढ़िया सा जो वो था, पदार्थ था, जिससे भी ये सब बनाए जाते थे। अगला देखते हैं, मन के दो या उससे अधिक पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे। मनके का मतलब होता है, मनके यानी कि एक छोटे छोटे जिनसे माला बनाई जाती थी, या फिर हीरे मनके जो होते ना, उनको गुथकर बनाते थे, तो उन चीजों का यूज किया जाता था। और चित्रकारी और उत्कीर्णन के माध्यम से इन्हें सजाया जाता था, यानी कि इन पर चित्रकारी भी की जाती थी। मनके बनाने के तकनीक में भिन्नताएं थी, अलग अलग तरीके से बनाए जाते थे। जैसे कि मैं बताऊं तो सेल खड़ी के चूर्ण को साचे में ढालकर मनके बनाए जाते थे। यानी कि सेल खड़ी एक पत्थर था जिसको पीसा जाता था, उसको उसको एक सांचे में ढालकर, यानी कि उसको गर्म करके या फिर किसी भी तरीके से, एक सांचा होता था। सांचा का मतलब होता है किसी भी चीज को उस रूप में ढालने के लिए एक बनाया गया स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूं कि हमें एक ईंट बनाना है, तो ईंट बनाने का भी एक सांचा होता है। आप देखते होंगे कि ईंट में कोई एक अपने ब्रांड का नाम लिखवा देता है, तो उसी आकार में ईंट होती है। कोई ईंट बड़े आकार की होती है, कोई छोटे आकार की होती है। आजकल तो तरह तरह की ईंट आने लगी, कुछ लंबी होती है ईंट, कई बार एक ही में काम चल जाता है। तो एक ईंट का भी एक शेप बनाया जाता है। शेप बनाने का एक पूरा स्ट्रक्चर को कहते हैं सांचा। इसमें छेद भी किया जाता था, मतलब मनकों में, ताकि वो एक दूसरे से जोड़ा जा सके उन्हें। मन के चक्राकार होते थे, बेलनाकार होते थे, गोलाकार होते थे और ढोलाकार होते थे। यानी कि जो बेलनाकार होते थे, चक्राकार का मतलब कि गोल गोल होते थे, और बेलनाकार मतलब कि बेलन को आप जानते हैं बेलन के आकार के होते थे, गोलाकार भी होते थे। ढोलाकार यानी कि ढोलक को आप देखे होंगे तो ढोलक कैसा होता है? बीच में से उठा होता है और राइट साइड से पतला होता है। तो उस आकार के भी मन के बनाए जाते थे। चंद हुदड़ों, लोथल और धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं, यानी कि मनके में जो छेद किए जाते थे उनके उपकरण मिले। देखो यहाँ से हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है? ये सभी पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब कि खोद कर या फिर वहां पर खोजबीन करके इन सबको प्राप्त किया गया है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो शॉर्ट में बताऊं तो कुछ लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन हुआ, यानी कि धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुआ, जिस कारण से वहां के लोगों की, उस सभ्यता की समाप्ति हो गई, उस सभ्यता का पतन हो गया। अगला देखते हैं वनों की अंधाधुंध कटाई, यानी कि वहां के लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वनों को काट दिया, जिस कारण से जीने के लिए वन नहीं बचे, और इस कारण से उनके जो सोर्स है वो खत्म हो गए, वो सभ्यता भी समाप्त हो गई। और ये कारण सबसे ज्यादा प्रचलित होता है कि सबसे ज्यादा बाढ़ आ गई वहां पर, और अचानक से अब वो उस सभ्यता का पतन हो गया। बार बार भूकंप आना भी एक कारण माना जाता है। बार बार नदियों का मार्ग भी बदल लेना इसका प्रमुख कारण माना जाता है इस सभ्यता का समाप्त होने का। नदियों का सूख जाना या बाहरी आक्रमण होना, बाहरी आक्रमण करने की जो थ्योरी है वो आज नकार दी जाती है, बाहरी आक्रमण करने का, और भूमि का सबसे ज्यादा उपयोग कर लेना, ये सब कारण क्या माने जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के। अब हम देख लेते हैं कि बांट किस पत्थर से बनाए जाते थे और उनकी विशेषताएं क्या होती थी। हड़प्पा सभ्यता में वस्तुओं को तोलने के लिए बांट बनाए जाते थे। जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग तरीके के बांट होते थे वस्तुओं को तोलने के लिए। बांट का मतलब क्या होता है कि तराजू पे जो एक तरफ रखे जाते हैं और एक तरफ सब्जी रखी जाती है। उस समय क्या था पता है? उस समय तराजू होते थे जिस पर नापा जाता था सामानों को। तो वही आज भी होते हैं, पर आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं जिस पर तराजू नहीं होता, वो हमें संख्या के रूप में हमें जानकारी बता देता है। तो उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उस समय तराजू था, तो एक तरफ उसी जितने ग्राम का या जितने उसका बाट बनता था वो रखा जाता था, और एक तरफ क्या रखे जाते थे? सामान रखा जाता था। तो विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म परिशुद्ध प्रणाली से नियंत्रित कर देते हैं। बाट जो चर्च
पत्थर से बनाए जाते थे, इनमें कोई निशान नहीं होता था, ये घनाकार होते थे। घन का मतलब है कि घन, घनाकार। आपने घन देखा होगा कैसे, जिसमें एक बना के बताता हूँ मैं आपको। ये हमारा बन गया है बाट। तो इस तरीके से मतलब कि शेप होता था उनका, डब्बा वाइज होता था। तो ये होते थे हमारे पिछले मानदंड। दो अधिकारी होते थे, यानी कि दो उसमें बनते थे, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे बढ़ते जाते थे, यानी कि दुगने होते रहते थे। और निचले मानदंड का मतलब ये है कि जिस पर नॉर्मल जो चीजें हैं उनको तौला जाता था, लेकिन ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के आधार पर थे, जिन पर छोटी छोटी चीजों यानी कि मन के आभूषणों इनको तोलने के लिए किया जाता था, क्योंकि ये जरूरी होते थे। आगे देखते हैं हड़प्पा लिपि की विशेषताएं क्या है। हड़प्पा लिपि मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि स्क्रिप्ट और लैंग्वेज क्या होती है। इसे एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे पढ़ा ही नहीं जा सकता। इसकी लिपि वर्णमालीय नहीं है, यानी कि इस पे कोई वर्णमाला नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हड़प्पा लिखने के लिए हम ह का उपयोग कर रहे हैं, फिर र लिख रहे हैं, फिर आधा प लिख रहे हैं। तो उस समय ऐसा कोई वर्ण नहीं था। ये लिपि चित्रात्मक है, यहाँ पर कई सारी हमें चित्रों के माध्यम से हमें पता चलता है। इस लिपि में चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी, और ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब कि उर्दू की तरह इधर से लिखना चालू होती थी और इस साइड आकर खत्म होती थी। क्यों, कैसे पता चला है, क्योंकि जब इधर से लोग लिखते थे तो इधर साइड थोड़ा सा गैप हो जाता। कई बार होता है ना कि हम लोग राइट हैंड साइड से लिख रहे होते हैं और लास्ट में क्या होता है, हमें बहुत सारी लिखना होता है, तो यहाँ पर हम छोटे छोटे लिखना चालू कर देते हैं, जगह कम बचती है। तो वैसे ही उस समय होता था कि इस साइड से लिखना चालू किए, इसकी पहचान इसलिए किए, और लेफ्ट हैंड साइड जाकर वे खत्म हो रही थी और वहां पर अक्षर छोटे होते जा रहे थे, जिस कारण से ये जानकारी मिली है। वस्तु पर कई लिखावट जैसे मोहरे, तांबे, औजार, आभूषण, अस्थि, छड़े, ये सब हमें मिली है। और हड़प्पा सभ्यता में साक्षरता बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे थे, तभी तो उनकी लिपि हमें प्राप्त नहीं हो पाई, अभी तक हम जान नहीं पाए। उनके पास हर चीज की एक जानकारी थी, वहां पर हर चीज को वो लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से, घर को भी ऐसे बनाते थे कि पूरा एक स्ट्रक्चर वाइज उन्होंने बना रखा था। सिंधु सभ्यता के लोग शिक्षित थे, एक क्वेश्चन है, क्या वे शिक्षित थे? हाँ जी, वे बहुत ज्यादा शिक्षित थे। क्यों? क्योंकि उन्हें इंजीनियरिंग विज्ञान का ज्ञान था। उन्होंने पूरे योजनाबद्ध तरीके से अपने घर बनाए, स्नानागारों को बनाया, क्योंकि जहां पर स्नानागार वहां था जो सबसे बड़ा होता था, जहां पर एक ग्रुप में सभी लोग वहां पर स्नान करने जाते थे, और वो उसका सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व भी था। वहां पर स्नानागार के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर था कि वहां पर कपड़े चेंज करने के लिए भी वहां पर रूम बनाए गए थे, उसके अंदर विशाल स्नानागार के साइड में। सोचो, मतलब इतना बड़ा वहां पर बनाया गया था। और नालियों के निकास प्रणालियों से ज्ञात होता है ये भी, और भी जानकारी हमें, कि नालियों को भी एक ग्रिड तरीके से बनाया गया था। पूरा एक छोटी नाली को बड़ी नाली से जोड़ना, फिर बड़ी नाली को और आगे जोड़ना, वो पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से उन्होंने बनाया था। वे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते थे और हर कार्य को योजना तरीके से करते थे। उन्हें गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, नक्षत्र शास्त्र और ललित कला, जैसे कि हम जानते हैं हम ऑलरेडी की चंद हुदड़ो वहां पर शिल्प केंद्र था, जहां पर माट, पत्थर, मन के ये सब आदि बनाए जाते। तो ये सब कैसे बनाएंगे लोग? जब उन्हें नॉलेज होगा, जब उन्हें शिक्षा होगी, हर एक मेजरमेंट पता होगा, तभी तो वे बना पाएंगे ना। ऐसे ही थोड़ी ना बना लेगा कोई भी। अगला देखते हैं हम जल निकास प्रणाली के बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली का वर्णन करना है। तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली दुनिया की सबसे अच्छी निकास प्रणाली मानी जाती है। यहाँ पर नाली कैसे बनाई जाती थी? मिट्टी के गारे से बनाई जाती थी, जिप्सम और चूने से बनी होती थी। मिट्टी का गारा, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल गारे कैसे बनते हैं, गारे का मतलब होता है मसाला। आज के समय बनता है सीमेंट, रेत, जिसे कहते हैं रेत कहते हैं, सीमेंट कहते हैं, पानी, इन सब का स्ट्रक्चर मिलाकर मिट्टी का गारा बनता है। और कई जगह तो फेविकॉल भी मिलाया जाता है, कई विदेशों में। सबके अलग अलग इंजीनियरिंग होती है, सबकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी होती है।
तो हमारे देश में मिट्टी का गारा उस समय होता था। आज भी कई घर गांवों में मिट्टी का, इवन हमारे इधर के काफी सारे घर मिट्टी के गारे से ही बनते, क्योंकि उधर इतना सक्षमता नहीं थी उस समय। लेकिन आजकल सबके पास सक्षम है कि वे सीमेंट खरीद लेते हैं। लेकिन जो मिट्टी का गारा होता है वो भी कैसी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है। जब उसको खोदा जाता है, उसमें पानी मिलाया जाता है, तो और उसको अच्छे से मसला जाता है, पैर से मसला जाता है, मतलब कि तो उसके अंदर चिकनाहट आती है। जब वो अच्छे से चिकनी हो जाती है तब उसे पानी के साथ मिलाकर, नॉर्मल मिट्टी आप, मिट्टी होती है, मिट्टी कई तरह की होती है, काली मिट्टी होती है, और भी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, तरह तरह की होती है। लेकिन उसके लिए कौन सी जरूरी है घर बनाने के लिए, उस मिट्टी को यूज किया जाता था, चिकनी मिट्टी, जिसको अच्छे से पहले मिलाया जाता था, फिर उसको बनाया जाता था, है ना। तो इन सब से बनी है। नालियों को बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था। देखो सोचो कितने ज्यादा अच्छे लोग थे वे, कितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे कि वे ईंटों और पत्थरों से ढकते थे नालियां। सोचो अगर वे असभ्य होते, सभ्य नहीं होते, तो वे, उनको क्या मतलब था नालियां पड़े रहे। आज तो हमारे देश में देखा जाता है, हम लोग इतने शिक्षित होने के बावजूद, इतने जागरूक होने के बावजूद भी हमारी नालियों में कूड़ा पड़ा रहता है, नाली की सफाई का ध्यान कोई नहीं होता। उस समय लोग बटे हुए रहे होंगे, मैं रहे होंगे बता रहा हूँ क्योंकि इतिहास में इसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है नाली साफ करने के लिए कुछ लोग रहे होंगे उस समय, जो नालियों का विशेष ध्यान रखते थे कि नालियों में कचरा निकाले। आज के समय में मुश्किल से ही ये सब हो पाता है, सरकार ध्यान दे तो ठीक है, नहीं तो कुछ लोगों को लगता है तो वो खुद ही साफ करते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़ा रहता है कचरा। मुश्किल से ही जो साफ सफाई करने वाले आते हैं वो लोग आ पाते हैं। घरों से बाहर छोटी नालियां दोनों सड़क के किनारे बनी हुई थी। आज भी हम देखते हैं हमारे यहाँ सड़क के किनारे जो पानी होता है उसको निकालने के लिए, शहरी जगह पर मैं बोल रहा हूँ, गांवों में तो क्या करते हैं, गांवों में सोख्ता गड्ढा बना देते हैं, वहां पर जाकर पानी पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है। यानी कि जो पानी होता है घर से निकलता है, वे सोख्ता गड्ढा एक गड्ढा होता है बड़ा, जिसके अंदर कुछ पत्थर डाले जाते हैं, कुछ चीजें डाली जाती है, जिसमें पानी जाता है तो वो जमीन सोख लेती है। ऐसा करके वहां बनाया जाता है। लेकिन आज क्या होता है कि हमारे देश में शहरों की जगह, जैसे हम दिल्ली की बात कर लें, तो दिल्ली में जो नालियां बनाई जाती है, नालियों को बड़ी नालियों से जोड़ा जाता है, फिर वो बड़ी नाली को नाले से जोड़ा जाता है, फिर वो पानी क्या होता है उसका रीयूज किया जाता है। यानी कि हमारे देश में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि हम नाली का पानी भी साफ कर कर उसको अलग यूज में ला रहे हैं। तो उस समय ऐसा था कि ऐसे ही जोड़ा जाता था। और हम देख ले कि इससे हमें पता चलता है कि सबसे अच्छी जल निकास प्रणाली थी। अब एक और क्वेश्चन आता है हमारा, क्या हड़प्पाई समाज में एक से ज्यादा शासक थे? सोचो इतनी अच्छी सभ्यता है, इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहां के, सबसे ज्यादा साक्षर है, या फिर वहां पर सब चीज अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, तो इतना ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है सब कुछ, तो सबसे ज्यादा वहां पर शासन चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जैसे एक राजा या सरकार चलाता है तो वहां पर पूरा सही सही चीज से चलता है। अब ऐसा तो नहीं कि यदि कोई कानून ना हो, कोई नियम ना हो, कोई हमारा एकजुटता ना हो, और कोई किसी पर मतलब एक स्ट्रक्चर ना हो, तो फिर कुछ चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। इस पर मतभेद है, मतलब पूरी चीज क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं, पुरातत्वविद मानते हैं, जो वहां पर रिसर्च करते हैं, कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। वहां पर सामाजिक स्थिति समान थी, यानी कि सभी लोग समान दृष्टि से रहते थे। परंतु कुछ पुरातत्व मानते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई शासक थे। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग शासक थे। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि हड़प्पा एक ही राज्य था, और क्योंकि पुरावस्तुओं में समानताएं प्राप्ति है, यानी कि पूरा एक हड़प्पा सभ्यता जो है एक पूरा स्टेट था, उसको चलाया जा रहा था। नियोजित वस्तुएं, साक्ष्य, ईंटों का आकार से हमें जानकारी मिलती है, ईंट एक जैसी बनाई गई, और बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत भी हमें जो जानकारी देते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और लेकिन हो सकता है कि ऐसा संभव ना हो सकता है कि एक ग्रुप डिस्कशन लिए जाते रहे। तो ये सब एक डिबेट के रूप में ये क्वेश्चन बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि काफी सारे शासक थे, कुछ लोग मानते हैं कि शासक नहीं थे।
अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान करने के स्रोत क्या क्या है। मतलब किसी भी चीज को हम वहां पर जाने कि शिल्प शिल्प केंद्र क्या है। जैसे कि चंद्रहुदड़ो एक शिल्प केंद्र था, तो शिल्प केंद्र का मतलब है कि वहां पर शिल्प से जुड़े कैसे काम होते हैं, क्राफ्टिंग से रिलेटेड क्या काम होते हैं, तो उसको कैसे जानेंगे। तो इसको जानने के लिए हमें प्रस्तर के बारे में जानना पड़ेगा, पूरे शंकु के बारे में जानना पड़ेगा, धातु के बारे में जानना पड़ेगा, कच्चे मालों के वहां पे रिसर्च करना पड़ेगा, औजारों के बारे में हमें देखना पड़ेगा कि किस औजार से क्या चीज बनाने का प्रयास किया जा रहा था उस समय, कि मन के किन औजारों से बनाए जाते थे, कौन से सांचे से बनाए जाते थे, वहां पर चूड़ियां बनाई जा रही है तो किस तरीके से बनाई जा रही है, या फिर कोई ऐसी वस्तु मिल रही है जिसका हमें उसका रिसर्च करना पड़ेगा कि इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। वहां के हमें यहाँ तक कि जो उनके द्वारा फेंका गया जो कूड़ा करकट है उसका भी हमें उपयोग करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमें मिल गया, यदि हम लकड़ी का कुछ वहां पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लकड़ी का वो लोग एक कुर्सी बना रहे हैं, तो लकड़ी के जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी हमें रिसर्च करना पड़ेगा कि इस ये कौन सी लकड़ी का उपयोग कर रहे थे कुर्सी बनाने के लिए, कहाँ से लाए, क्या स्ट्रक्चर दिया और कितना इन्होंने यूज किया। तो ये सब हमें जानकारी देने के लिए काफी होता है कि शिल्प केंद्र है वहाँ। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली किस पर आधारित थी, तो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड यानी कि दूसरे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री पे काटती थी। यहाँ पर मैं कहूँ तो ये सब पूरा 90 डिग्री बन रहा है, सबका यहाँ पर 90 बन रहा है, इस साइड 90 बन रहा है, इस साइड 90 बन रहा है, इस साइड 90 बन रहा है ना। और ये पूरा 360 डिग्री हो गया, यदि हम कहें तो ये पूरा 360 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी ताकि जो गंदा पानी है वो छोटी नालियों से बड़ी नालियों को जोड़कर आगे निकाला जाए। अब हम एक और मेन जानकारी पे देखते हैं जो कि विश्वास से जुड़ी हुई है कि वहां पर कैसे समाधान होता था, मतलब कि कैसे इंसानों को दफनाया जाता था वहां पर मृत। क्योंकि देखो दुनिया का संसार का नियम है कि जो इंसान जीवन लिया है वो जाकर मृत्यु को प्राप्त होगा, चाहे वो आज हो या फिर 10 साल बाद हो या फिर 50 साल बाद हो सकता है एक समय पर हमारे यहाँ कई लोग 100 200 साल तक जीते रहे होंगे, लेकिन आज लगभग औसत इंसान की उम्र, खान पान, आज के रहन सहन, प्रदूषण, पर्यावरण, इन सब की वजह से मुश्किल से इंसान 70 से 80 साल तक, वो भी मुश्किल है। जो पहले के लोग हैं वो जी पा रहे हैं, और आज के समय किसी न किसी कारण से कुछ लोग तनाव से मर जा रहे हैं, कुछ लोग बीमारियों से मर जा रहे हैं, कुछ लोग एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, कुछ लोग किसी कारण से मर जा रहे हैं, कोई लोग झगड़े जहाँ से करके मर जा रहे हैं लड़ाइयों में, या फिर कोई हादसे में मर जा रहे हैं। तो आज के समय में तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊंगा कि कोई 150 200 साल जी पाएगा, लेकिन हो सकता है कि एक समय में अच्छा खान पान होने की वजह से लोग 200 साल तक हष्ट पुष्ट तरीके से जी रहे होंगे। आजकल तो मुश्किल ही है क्योंकि हर चीज में मिलावट है, चाहे आप फल फ्रूट ले लो या फिर सब्जी भाजी ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज। यदि आपको केला यदि मार्केट में एक दिन हरा दिख रहा है ना, आप कभी सुबह सुबह जाओगे, यदि कहीं पर आप जाओगे, यदि निकलोगे शहरों में या फिर जहां पर केले की डिलीवरी हो रही है, तो सुबह देखना पूरा कच्चा केला दिखेगा, लेकिन दिन भर में देखना वहां पर पक जाएगा वो। क्यों? क्योंकि केमिकल का उपयोग किया जाता है। इवन हमारे घर में भी केले का पेड़ था, तो मैंने उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया है कि जो दवाई आती है उसको केमिकल में डालकर उसको बढ़िया से रख दो, वो शाम तक पूरा पक्का कर देगा। और एक इलायची भी होता है, इलायची नेचुरल चीज है, इलायची को सभी जानते हैं, उससे भी केला पकता है। यदि आप केले को तोड़कर रख दो, थोड़ा टाइम लेगा, 1 2 दिन लेगा, लेकिन बढ़िया से वो नेचुरल तरीके से पक जाएगा। लेकिन जो केमिकल वाला होता है वो दिन भर देखना, आप डिलीवरी के टाइम में सुबह कच्चे गाड़ी पर होते हो, दिन भर में वो पक्के हो जाते हैं या फिर उनका अंदर का वो हो जाता है, लेकिन वो सारे हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। लेकिन एक समय नेचुरल तरीके से लोग डाइट लेते थे, नेचुरल खाना खाते थे, नेचुरल चीजें, यहाँ तक कि घी, सब्जी भाजी, हर चीज में मिलावट है। तो इंसान की आज के समय उम्र नहीं है जितना वो जी पाएगा, मुझे लगता है कि 80 70 मुश्किल से जी पाएगा। और आजकल इंसान इतना जीना भी नहीं चाहता, मुश्किल से एक उम्र होती है,
एक वीडियो है दृष्टि आईएएस के सर ने, विकास दिव्यकीर्ति सर जी ने बताया है, सुसाइड के कई तरीके बताए, तो आप जाके देखिएगा कि किस तरीके से सुसाइड अटेम्प्ट किया जाता है। ऐसा कोई डरावनी बात नहीं है किसी भी चीज के बारे में। आप सुसाइड जैसे डिप्रेशन शब्द, ये सब हर इंसान इस चीज से जूझ रहा होता है, तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है इन शब्दों से। चलिए हम कॉन्सेप्ट पे लौटते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शवाधान किस प्रकार से होते थे? तो आमतौर पर लोग मृतकों को गर्तों में दफनाते थे, यानी कि गड्ढों में दफनाते थे। लेकिन कभी कभी शवाधान गर्त बनावट में काफी अंतर होता था, यानी कि अलग अलग तरीके से बनाए जाते थे। कुछ गड्ढों से हमें जो सतह है उससे ईंट की चुनाई मिली है, यानी कि वहां पर पहले चुनाई की है, वहां पर उस व्यक्ति को अच्छे से दफनाया गया। और कुछ कुछ कब्रों में मृदभांड और आभूषण भी मिले। ये सब उस समय की मान्यता बता रहे कि उस समय के लोग मान्यता रखते रहे होंगे या फिर मानते होंगे कुछ चीज। आज भी होता है ना कि कई इंसान के साथ उसकी चीजें दफना दी जाती है ना। तो ये सब उस समय चल रहा होगा। पुरुष और महिलाओं दोनों के कब्रों से आभूषण भी मिले हैं। 1980 के दशक में मध्य में हड़प्पा में कब्रिस्तान में हुए उत्खनन से एक खोपड़ी के पास शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मन के सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों के पास तांबे के दर्पण, यानी कि जो दर्पण आईना होता है वो मिला है। परंतु कुल मिलाकर यह पता चलता है कि हड़प्पा के निवासियों को मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने का विश्वास नहीं था। मोहनजोदड़ो में गृह स्थापत्य कला की क्या विशेषता है? गृह स्थापत्य कला यानी कि स्थापत्य कला का मतलब कि एक स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते थे उस समय, घर को बनाने का जो स्ट्रक्चर कैसा था वो हम जानते हैं। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में बने आवास भवन कला का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कुछ आवास के आंगन पर केंद्रित थे, कुछ आवास आंगन पर केंद्रित थे, यानी कि आंगन बने थे जिनके चारों ओर कमरे थे। यानी कि एक आंगन था, फॉर एग्जाम्पल ये आंगन है, इसके चारों ओर कमरे हैं, ये कमरे हैं और बीच में आंगन है। आप भी देखोगे कि साउथ में आज भी कई घर ऐसे बनाए जाते हैं कि बीच में आंगन है और राइट साइड चारों तरफ कमरे होते हैं। तो उस समय हो सकता है ऐसे बनाए गए। ऐसा लगता है कि आंगन पकाने तथा आंगन खाना पकाने तथा कटाई जैसी गतिविधियों के लिए था। जैसे कि आंगन क्या होता है, एक पूरा क्षेत्र होता है घर के सामने जहां पर हम अपनी कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, मतलब एक बनाया जाता है। आज के समय में बहुत कम आंगन मिलेंगे, शहरों में तो मुश्किल से, क्योंकि शहरों में सड़क है, घर से निकलते ही सड़क है, घर से निकलते ही गाड़ियां चल रही है, घर से निकलते ही शोर शराबा है, तो आंगन बनाने की जगह नहीं होती। लेकिन कॉन्सेप्ट आंगन का गांवों में जाके देखना कि एक आंगन होता है और आंगन में वहां पर बच्चे खेलते हैं, बैठते हैं, बुजुर्ग बातचीत करते हैं, काफी सारी ऐसी चीज होती है आंगन में। वहां पर खाना बनाया जाता है, ठंडियों के समय में कई बार बाहर चूल्हे पे खाना बनाते हैं। तो आंगन, ये सब जानना जरूरी है, आज की पीढ़ियों को बताना जरूरी है कि भाई ये चीज होती है। ये चीज आजकल तो लोग खेती भी मुझे लगता है कि यूट्यूब से देखेंगे कि खेती कैसे उगाई जाती है। मुझे लगता है कि एक समय में बताना पड़ेगा बच्चों को कि खेती ऐसी होती थी। आज के लोग, शहर के बच्चे नहीं जानते, क्योंकि बच्चे को वही बताया जाएगा ना जो वो देख रहे हैं। कि उनको बताना पड़ेगा कि एक समय पे ऐसे आलू उगता है, ऐसे टमाटर को, लोगों को पता ही नहीं है। कई बच्चों से पूछोगे, यदि उनको नहीं पता होगा तो आलू कहाँ उगता है? पेड़ पर उगता है, पेड़ के ऊपर उगता है। भाई आलू वैसे नहीं उगता, आलू जमीन के अंदर उगता है ना। तो ये सब बताना जरूरी है आज की पीढ़ियों को, ताकि उन्हें पता चले कि क्या होता था, आंगन क्या होता है। समझ ही नहीं है आज, मतलब होता है, कई बच्चों से पूछा है मैंने भी क्वेश्चन, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ। विशेषकर गर्म तथा शुष्क मौसम में लोग आंगन पर गतिविधियां करते थे। और मकानों की एक और विशेषता थी कि मुख्य द्वार से आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन नहीं होता था, यानी कि जो मेन गेट था उससे डायरेक्ट अंदर की जो भी चीजें हैं उसको नहीं देख पाते थे आखिरी तक। आजकल क्या होता है कि एक पूरा घर बनाया, पूरा लंबे तक हमने एक पूरे गेट बना दिया, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर पर बना दिया। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं, जैसे कि हमारा ये घर है, ये मेन गेट है ना, ये मेन गेट है, यहाँ पर, यहाँ से हमारी एंट्री होती है। और ये पूरे जो अंदर के रूम है, ये अंदर के, ये पूरा गेट बना दिया,
ये गेट बना दिया, तो यहाँ से पूरा ये गेट का अंदर का पूरा रूम दिखेगा। लेकिन उस समय ऐसा तो होता था कि एक गेट यहाँ पर बना दिया, एक गेट यहाँ बना दिया, मतलब अलग अलग साइड पे गेट बना दिया, जिस कारण से वे अंदर की जो भी गतिविधि थी उसको नहीं देख पाते थे। आज भी गांवों में देखोगे तो बहुत सा अलग अलग तरीके से बनते हैं गांव के। आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गांव के जो गेट होते हैं ना, वो छोटे होते हैं, हाइट से, इंसान की हाइट से वे छोटे होते हैं, क्योंकि जब भी कोई आए अपने घर के अंदर विनम्रता पूर्वक आए, झुककर आए, क्योंकि घर कोई वो नहीं है कि आप घुसे चले आए कैसे भी। भाई एक आदर सत्कार होता है, कहीं भी जाने का सम्मान होता है, कहीं बैठ रहे हैं तो वहां का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगता है। एक मैं बताऊं तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता रहा होगा, लेकिन जब आप सर झुकाकर कहीं घर में प्रवेश कर रहे हैं, एक अच्छा लगता है। गांवों के घरों कभी देखना जाओगे तो एक हर घर में एक स्नानागार होता था, यानी कि जिसे बाथरूम कहते हैं वहां पर। तो वहां पर स्नानागार होता था, नहाने की जगह होती थी हर घर में, और जिसकी फर्श पक्की ईंटों से बनी होती थी, और घर की नालियां दीवार के माध्यम से सड़कों की नालियों से जुड़ा हुआ था। यानी कि जो नालियां होती थी जहां से पानी का बहाव होता था, वे सब जुड़े हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। आवासों में कुएं भी बनाए जाते थे, और जो एक कक्ष में होते थे, कुआं वाला ऐसा कक्ष होता था जहां से राहगीर आसानी से आ जा सकता था और वहां का पानी भी पी सकता था। मोहनजोदड़ो से 700 कुएं मिले, ये सब हमने जान लिया। अब नगर नियोजन की विशेषताएं देखें हड़प्पा सभ्यता की। नगर नियोजन यानी कि नगर कैसे बनाए गए थे और कैसे बांटा गया था। वहां पर एक ऊपरी दुर्ग था और एक निचला दुर्ग था, निचला स्थल, निचला शहर था, यानी कि दो भागों में विभाजित था जो हमें मिला है। यहाँ पर हम देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता सबसे अनूठा पहलू था, और यहाँ पर खोजा गया स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है सबसे ज्यादा। यहाँ पर बस्ती दो भागों में बटा था। पहला छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, दूसरा सबसे बड़ा लेकिन निचला शहर था, और दुर्ग कहा जाता था और निचला शहर कहा जाता। दुर्ग की ऊंचाई का कारण था कि यहाँ पर कच्ची ईंटों के चबूतरे से बना था ये। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, जैसे कि किले होते हैं, किलों के आसपास क्या होती है, एक दीवार होती है स्ट्रक्चर, मतलब आक्रमण से बचाने के लिए, या फिर और भी कारण होते हैं, अपने आप को बचाकर रखने के लिए बनाया जाता था। और निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। और और यहाँ पर ऐसा भी होता था, ऐसा माना जाता है कि यदि एक श्रमिक एक घनी मिट्टी ढोता होगा एक दिन पे, तो मात्र आधारों को बनाने में ही 40 लाख श्रम दिवस लगा होगा, यानी कि 40 लाख दिन लगा होगा। ऐसे बनाए गए थे ये। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र पर सीमित था। मतलब पूरी पूरी जो बस्ती है उसको एक नियोजित तरीके से पूरा अच्छे से बनाया गया था वहां पर। और ईंटों की लंबाई चौड़ाई 4 और दुगनी होती थी, 4 गुना और दुगनी, तो इससे हमें जानकारी मिलती है। अब हम धर्म के बारे में देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के। धर्म, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में किसी मंदिर या धर्म स्थल के अवशेष नहीं मिले हैं जिसका हम सीधा कह सकते हैं कि वे किसी धर्म में विश्वास रखते थे या उनकी आस्था रखते थे, ये कहा जाता है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मतलब किसी भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। लेकिन खुदाई में मिली वस्तुएं जैसे मोहरे, ताबीज, मूर्तियों पर कुछ चित्र बताते हैं कि वहां पर धार्मिक धर्म का विकास हो चुका था। लेकिन यहाँ पर कौन से धर्म थे? प्रकृति पूजा थी, बहुदेववाद थे, यानी कि मल्टीपल देवों को पूजा जाता था, प्रकृति की पूजा की जाती है यहाँ पर। यानी कि यहाँ के लोग मातृ देवी की उपासना करते हैं, जिसकी जानकारी हमें मिली है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से। शिव की पूजा करते थे, मतलब एक तरीके से जैसे मैंने बताया कि जो हमें जानकारी मिली है योगासन में पशुपति के रूप में योगी मुद्रा मिली है, जिससे हमें कहते हैं कि शिव के उपासक थे। यानी कि आज के समय में आदि योगी जो है हम शिव को ही मानते हैं, शिव जी को। शिव जी जो संहारक के रूप में हमारे यहाँ विश्व में माने जाते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 देव है। 3 देवों को हिंदू धर्म या फिर कहें हिंदू धर्म सनातन धर्म में प्रमुख माना गया है, या फिर कहें सभी को माना गया है वैसे तो, लेकिन ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना गया है, और विष्णु जी को संचालक माना गया है, यानी कि संसार को चलाने वाले,
और शिव जी को संहारक माना गया है, और भोलेनाथ, मतलब मल्टीपल शिव जी के जो नाम है। शिव जी का कॉन्सेप्ट मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि शिव जी एक ऐसे ईश्वर है। मैं डायरेक्टली रूप में ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी धर्म का पक्षपात कर रहा हूँ या फिर किसी धर्म विशेष के बारे में कह रहा हूँ। शिव जी के बारे में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शिव जी जो हैं वे अ, एक ऐसे साधारण रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया है, या वे तो बहुत गुस्से वाले भी हैं और बहुत ज्यादा उदार भी हैं। वे राक्षस और देव दोनों को एक समान दृष्टि से देखते हैं। वे लोगों पर कृपा भी करते हैं और उन्हें दंड भी देते हैं। तो शिव जी की यही खासियत है, और वे आदि योगी भी हैं, और हर पशु पक्षी से वे प्रेम करते हैं। उन्हें इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जैसे उनके कानों में ततैया की कुंडल ऐसा बताया गया है, गले में सांप को बताया गया है, माथे पे चंद्रमा को दिखाया गया है, और वे उन्हें शमशान के भगवान के रूप में, जहां से अंत होता है वहां से आरंभ के रूप में बताया गया। तो एक कॉन्सेप्ट जो बनाया गया है, मैंने ये नहीं कह रहा कि धर्म का मैं यहाँ पर किसी पक्षपात कर रहा हूं, मैं बस इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। मैं एक एजुकेशन के हिसाब से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि शिव जी का क्या स्वरूप है। आगे आते हैं हम लिंग पूजा। यहाँ पर शिवलिंग भी मिले हैं बहुतायत में। शिवलिंग पत्थर और शीप और मिट्टी के बने हुए थे, कुछ बड़ा आकार का, कुछ छोटा। वर्तमान में शिवलिंग की पूजा भी सिंधु सभ्यता की देन है हिंदुओं में। तो ऐसा माना जाता है। देखो, हिंदुओं का कॉन्सेप्ट कहा जाता है ना कि आ, आर्य आए, यानी कि वैदिक संस्कृति आई तब। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है इससे पहले भी जो सिंध प्रांत के लोग रहते थे सिंधु सभ्यता के, वे हिंदू हुए। हिंदू का कॉन्सेप्ट ही सिंधु से जुड़ा हुआ है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही हिंदुओं का कॉन्सेप्ट जुड़ा है। सिंध के लोग ही हिंदू है। वैदिक संस्कृति आने के बाद हिंदू का मतलब नहीं है। वैदिक संस्कृति वेद वेद लेके आए वे अपने, फिर उन्होंने लिखा, फिर उन्होंने शिव भगवानों का कॉन्सेप्ट लाए। उन्होंने व्यवस्थित तरीके से सबरा सारा जो लिखा भी नहीं उस समय, तो बोल बोल कर जो पीढ़ी दर चल रही थी। लेखन का बाद में आया कॉन्सेप्ट, उत्तर वैदिक काल और भी चीजें आई तब आया। लेकिन जो वैदिक पीरियड था शुरुआत का, उस समय लिखते नहीं थे वे, आमने सामने बातचीत होती थी। और ऐसा माना जाता है कि वेदों को जो ऋषि मुनि थे गणेश जी से लिखवाया गया, ये इतिहास में लिखा गया है। आगे आते हैं पशु पूजा। खुदाई में बहुत ऐसी वस्तुएं मिली है जिन पर पशुओं की आकृतियां मिली है, जैसे कि कुबड़ वाला बैल, सांड, भैंस, शेर, नाग, इन सब की जानकारी हमें मिलती है, जिससे हमें मिलती है कि वहां पर पशुओं की भी पूजा की जाती थी। पशुओं की पूजा करने का धार्मिक विश्वास था, और ये धर्म के बारे में हम जान रहे हैं। वृक्ष की पूजा की जाती थी, जैसे पीपल, नीम, खजूर, शीशम, ये सब पूजा करते थे। और बड़, तुलसी, ये भी पवित्र माने जाते थे। तुलसी का पौधा आज भी सबसे ज्यादा मान्यता रखता है। और तुलसी एक साइंटिफिक रूप से भी देखें तो तुलसी में यदि हम पानी डालते हैं तो वहां से ओजोन गैस निकलती है, और ओजोन गैस जो होती है O3, वो सूर्य की जो पराबैंगनी जो हार्मफुल किरणें होती है, जो स्किन के लिए हमारी हार्मफुल होती है, उससे बचाने में हमें मदद करती है। जो पराबैंगनी किरणें आती है, वो जो ओजोन लेयर होती है, यदि ओजोन लेयर का जो क्षरण होगा तो फिर जो हमारी जो सूरज की किरणें होगी ना, सूरज एक आग का भभकता हुआ वो है, सितारा है। यदि उसकी किरणें हमारे शरीर में सीधे पड़ी ना, और पराबैंगनी के वो ओजोन लेयर नहीं रही, तो हम जल के निपट जाएंगे, हमारी स्किन जल जाएगी। तो वो सूर्य के ताप को लिमिटेड कर देती है ओजोन लेयर, तब जाकर हमारे पास उतना प्रकाश आता है जो हमारे लिए जरूरी है। जैसे जैसे देखना पर्यावरण का संतुलन खत्म होगा, बिगड़ेगा, और ओजोन लेयर मिटते जाएगी, तो इंसान में मुझे लगता नहीं कि इतनी सक्षमता हो कि इतनी बड़ी लेयर क्रिएट कर ले। हो सकता है साइंस के लोग कर ले, मतलब मैं विश्वास करता हूँ साइंस पे भी कर सकते हैं, लेकिन पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना इंसान के लिए बेकार है। कि ओजोन लेयर खत्म होगी तो धीरे धीरे देखना इंसान में चमड़ी के रोग आएंगे, चर्म रोग आने लगेंगे, चमड़ियाँ जलने लगेगी। आज भी देखना धूप में लोग निकल नहीं पाते।
आज भी मुश्किल से ही निकल पाते हैं धूप में, क्योंकि यदि वो धूप में निकलेंगे, पहले के लोग कैसे होते थे, पूरे दिन दिन भर धूप में काम कर रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा, बढ़िया से खुश है, उनकी हड्डियां भी मजबूत रहती थी क्योंकि सूर्य से विटामिन डी मिलता है, तो उनकी हड्डियां भी मजबूत रहती थी और सब कुछ मजबूत रहता था, वे भारी से भारी चीजें उठा लेते थे। लेकिन आज के समय में क्या है कि कोई आपके हाथ में एक मारेगा ना, आपका हाथ टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन डी नहीं मिल पा रहा। विटामिन डी सूर्य की किरणों से मिलता है, हम सूरज के संपर्क में रह नहीं रहे, दिन भर हम घर में रहते हैं, हम आसपास रहते हैं और काफी सारी बस, और सूरज के संपर्क में आ ही नहीं रहे, तो हम बाहर निकलेंगे तो हमारे स्किन जलेगी और हमें धूप से तकलीफ होगी, और लेकिन हमारी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएगी। तो नेचुरल चीजों से जुड़े, और अग्नि जल और सूर्य पूजा की भी यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। लेकिन जादू टोने पर यकीन रखते थे जिससे हमें जानकारी मिलती है, ताबीजों की भी जानकारी जो बताती है कि यहाँ पर जादू टोने भी होती थी और पशु बलि भी दी जाती थी। यहाँ पर पशु बलि, जो बलियों का कॉन्सेप्ट होता है, बलि मतलब कि कुर्बानी देना, कुर्बान करना किसी चीज पे। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? आर एस शर्मा जो है इतिहासकार है, जिन्होंने प्राचीन इतिहास लिखा है, भारत का प्राचीन इतिहास, इनकी बुक पढ़ना, काफी अच्छे से इन्होंने लिखा है, व्यवस्थित तरीके से हड़प्पा से लेकर चोल तक लिखा है शायद इन्होंने, तब तक देखना, प्राचीन इतिहास पूरा कवर किया है इन्होंने। तो ये बताते हैं कि इसका मुख्य कारण ये है कि हड़प्पा के लोगों में तांबे और टिन से मिलाकर कांसा बनाना आता था। यानी कि कांसा कैसे बनता है? तांबा और टिन से मिलाकर बनता है। तो कांसे की सहायता से अधिक उन्नति में इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। उस समय के लोग लोहे से अपरिचित थे, लोहे की जानकारी नहीं थी। अब मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल स्नानागार के बारे में हम देखें तो विशाल स्नानागार मिला है, यानी कि सबसे बड़ा जो विशाल स्नानागार है जहाँ पर सामूहिक रूप से स्नान करते थे, वहां पर यह स्नानागार मोहनजोदड़ो के दुर्ग में मिला है, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर है और चौड़ाई 7.01 मीटर है, गहराई 2.5 मीटर है। इसका फर्श कैसा बना है? पक्की ईंटों से बना है। इस जलाशय में उतरने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियां भी बनाई गई है। सोचो, इतने ज्यादा डेवलप थे वे कि एक सीढ़ियां भी बनाई गई, इतने ज्यादा सक्षम थे उस समय के लोग, उस समय के इतने बुद्धिमान लोग थे। सीढ़ियों के पास कुंड के ऊपर कुछ छोटे कमरे भी बने थे जहां पर कपड़े बदला जाता था, और इसके लिए दक्षिण पश्चिम कोने पर एक हमाम बना हुआ था जिसमें गर्म पानी का प्रबंध भी था। उस समय लोग, सोचो, इतने डेवलप्ड थे। उस समय की बात कर रहे हैं, बहुत पहले, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 2600 उतने साल पहले, 2600 साल पहले। बताओ, ईसा मसीह का कॉन्सेप्ट तो अभी अभी आया है पूरे स्नानागार में, अभी अभी। देखो, हम 2025 में हम अभी कर रहे हैं, तो 2025 यानी कि उससे भी पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2025 साल बाद हम अभी इतने डेवलप हुए हैं, और उस समय के लोग भी इस चीज से भली भांति परिचित थे, उसके उतना ही पीछे कह सकते हैं, जिससे पता चलता है कि इसका प्रयोग विशेष अनुष्ठानिक प्रयोग के लिए किया जाता था। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको काफी हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।